हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपका सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी को कंडक्ट कराया जाना है। आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीटेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो थ्योरी और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में। यहाँ से दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके एग्ज़ाम 21 जनवरी तक इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आपका सीटेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें पौधों की विशेषता के बारे में। यानी कि दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पौधों की कौन सी विशेषता हो सकती है या नहीं हो सकती। पौधों को पानी देने से मुरझाई हुई पत्तियां भी हरी हो जाती हैं। आपको पता है, अगर किसी मुरझाए हुए पौधे को आप पानी दोगे तो उसकी पत्तियां हरी हो जाएंगी, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। यानी कि दोस्तों पानी एक ऐसी मुख्य भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जिससे दोस्तों मुरझाया हुआ पौधा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि एक पौधा है जो मुरझाया हुआ है बिल्कुल, लेकिन हमने उसमें पानी डाला। क्या डाला दोस्तों? पानी डाला, तो वो कैसा हो गया? बिल्कुल हरा भरा हो गया, उसकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां भी हरी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, तो उस भोजन से पाकर जो पत्तियां हैं दोस्तों वो हरी हो जाती हैं। यानी कि दोस्तों मुरझाया हुआ पौधा फिर से ठीक होने लग जाता है। तो ये सबसे पहली मुख्य विशेषता हो जाती है पौधे के बारे में। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते दोस्तों आगे। हाँ जी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? अगर आप किसी पौधे को पानी दोगे तो मुरझाया हुआ पौधा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी जल और सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, उससे पत्तियों का जो हरा रंग उसी के कारण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या जरूरी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करने पर कौन कौन सी चीज जरूरत पड़ती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी मैंने अभी बताया था कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि पौधों का, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको बताना है क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों मैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो बताने वाला हूं, जो लास्ट में आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगली विशेषता के बारे में चलते हैं दोस्तों। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो पौधे होते हैं वो कौन कौन सी गैसों का निष्कासन करते हैं, तो आपको बताना है ऑक्सीजन भी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पौधों के बारे में, यानी कुछ ऐसे पौधे जो जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? रेगिस्तानी ओक। किसके बारे में? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। कितना दोस्तों? 10 फुट लंबा पौधा। यानी रेगिस्तानी ओक के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक की कुल या एवरेज लंबाई कितनी हो सकती है? तो 10 फुट लंबा। ठीक है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। यानी कि दोस्तों रेगिस्तानी ओक में 300 फुट गहरी और पत्तियां इसमें कम होती हैं। जड़ें कितनी फुट गहरी होंगी? 300 फुट। लंबाई कितनी होगी? 10 फुट। और पत्तियां कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं सभी दोस्तों आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद कराऊंगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा।
इसकी जड़ें दोस्तों उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पाया जाता है, ठीक है, जिसकी जड़ें उसके तने यानी उसका जो तना होता है उससे 30 गुना लंबी होती हैं। क्या? जड़ें। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, यानी इसका जो तना होता है उसमें पानी भरा रहता है। यानी आप देख पा रहे हो ये ओक वृक्ष है, देखो लंबाई लंबाई होता है, और ये जो तना दिख रहा है ना, तना के अंदर नीचे जड़ 30 गुना उससे लंबी पाई जाती है। ठीक है, ऐसी मृदा में पाया जाता है और पेड़ ऐसा लगता है ये। ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, तो आपको भी अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, आपको रेगिस्तानी ओक समझ में आ गया होगा। 10 फुट लंबा होता है, 300 फुट गहरी जड़ें होती हैं, पत्तियां कम पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें 30 गुना लंबी होती हैं तने से। ठीक है, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, अब बात करते हैं दोस्तों, पौधे के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों परागकण। क्या कहते हैं दोस्तों? परागकण, यानी पॉलिनेशन। क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पौधे के अंदर जो परागकण होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप पहले इसकी विशेषता के बारे में जान लीजिए। परागकण पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, एक फूल के अंदर जो परागकण होता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में एक पाउडर के जैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों? पाउडर के जैसा होता है, यानी ये आपको फूल दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर पाउडर के जैसा एक परागकण पाया जाता है। ये किसके लिए काम आता है दोस्तों? परागकण प्रक्रिया, जिसके द्वारा पौधे में प्रजनन होता है, यानी नए फूलों को जन्म देने के लिए ये काम आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, परागकण का क्या काम होता है? तो परागकण को आपका काम बताना है दोस्तों, पौधे प्रजनन करने के लिए। कैसा होता है? पाउडर के जैसा होता है, पंखुड़ियों के या फूलों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों ऐसी आकृति का होता है, आपने कई फूलों में ऐसी आकृतियां देखी होंगी। ठीक है, तो परागकण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बरगद वृक्ष की, यानी पौधे के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या जाना? ओक वृक्ष जाना, परागकण जाना। अब बात करते हैं बरगद वृक्ष की। यहां से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊंगा। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है, यानी बरगद होता है वो सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से सभी वृक्षों में से पुराना एक सबसे पुराना वृक्ष है। ठीक है, बरगद में सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा बरगद के पेड़ को कौन सहारा देती हैं? जड़ें, यानी जड़ें जमीन के अंदर भी होती हैं और ऊपर भी निकल आती हैं तने के रूप में। ठीक है, बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, बरगद का वृक्ष दोस्तों सबसे लंबी अवधि का माना जाता है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है, सबसे पुराना वृक्ष है। तो बरगद से आपसे को विशेषता पूछी जा सकती है कि बरगद के वृक्ष की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप इन तीनों को टिक कर दोगे और जो नेगेटिव होगा उसे आप सही कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बरगद पेड़। आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। आप कोई कॉपी और पेन लेके वो आप नोट करते रहना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं यहाँ पर ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ इसी से, तो आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्षों के बारे में बात करें दोस्तों, सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान दिया था। आपने सुना होगा दोस्तों खेजड़ी वृक्षों की कहानी। राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला थी। उन्होंने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब दोस्तों? 1731 ईस्वी में। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके सम्मान में वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया? तो आप बता देना अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अगली
इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। यानी खेजड़ली वृक्ष की जो छाल होती है उसे एक दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। यानी जो खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियां की सब्जियां बनाई जाती है। जो फलियां होती हैं दोस्तों उसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं। यानी ऑलराउंडर पौधा है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। छाल से दवा बना सकते हैं, लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता तो प्रयोग कर सकते हैं, फलियों की सब्जियां बना सकते हैं। यानी ऑलराउंडर पौधा है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते, यह खेजड़ली गांव के बुजुर्ग का कथन था। यानी कि दोस्तों खेजड़ली वृक्ष के लिए कौन सा कथन बोला गया आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या था? पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में चलते हैं। जी हाँ, बीजों का प्रकीर्णन आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे के अंदर बीजों का प्रकीर्णन क्या है, आप इसे समझाइए। तो बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों तीनों द्वारा होता है। यानी आप देख सकते हैं बीज का प्रकीर्णन जल के द्वारा भी हो रहा है, कीट पक्षियों के द्वारा भी हो रहा है और हवा के द्वारा भी हो रहा है। तो बीजों का प्रकीर्णन आपसे पूछा जाए तो किस किस के द्वारा होता है, तो बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल और जीवों तीनों के द्वारा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जी, अब बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन पौधा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सोयाबीन की फलियां पककर सूखी जाती हैं। यानी सोयाबीन की जो फलियां होती है उसके अंदर लगती हैं तो वो पककर सूख जाती हैं, छिटकर बीज बिखर जाते हैं। यानी आप देख रहे होंगे इसमें जैसे ये सूख रही है तो इसमें से बीज निकल रहे हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है कि सोयाबीन में जो फलियां लगती हैं वो सूख जाती हैं और अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाती हैं, जैसे हरी ये वाली हैं। फिर सूखने के बाद ऑटोमेटिक इसमें से बीज निकल रहे हैं। तो सोयाबीन की ये विशेषता होती है। आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है, ठीक है। थ्रेसर क्या होती है दोस्तों, पौधे से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्रेसर कैसी प्रक्रिया है, क्या होती है थ्रेसर होती है दोस्तों दाने को भाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी किसान फसल करता है उसके बाद उसे फली को दाने से अलग करेगा तो किसके द्वारा करेगा दोस्तों, थ्रेसर प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये थ्रेसर प्रक्रिया जैसे कि इसमें किसान अपनी फसल लगा रहे हैं, फिर यहाँ से क्या निकल रहा है, भूसा निकल रहा है और नीचे यहाँ पर अनाज निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसर प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चल, अगला है आपके पास पौधे में निष्पादन यानी विंडोइंग क्या होता है। पौधे के अंदर जो निष्पादन है क्या होता है, निष्पवान क्या होता है। निष्पवान होता है दोस्तों दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कौन निष्पादन कहलाती है। यानी कि दोस्तों एक महिला, आप देख रहे होंगे ये किसी बर्तन में अनाज को ऐसे हवा के द्वारा इसमें से फलियों की जो पत्तियां रह जाती हैं उसको अलग कर रही है और ये अनाज एक जगह इकट्ठा हो रहा है और फलियां जो हवा के माध्यम से उड़ती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों निष्पवान। पहले जमाने के दोस्तों बुजुर्ग थे, आप उनसे पूछना कि निष्पवान प्रक्रिया क्या होती है तो आपको बताएंगे कि दाने को भूसे से अलग करने के लिए, यानी दाने यानी फसल के अंदर कुछ कूड़ा करकट आ जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं, भूसा कहते हैं, ठीक है। तो दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्पवान कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कीटहारी पौधा किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कीटहारी पौधा क्या है। नेपेंथीज कीटहारी पौधा यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, भारत के मेघालय में, ठीक है। यूटकालिया, डोरा और वेनिस फ्लाईट्रैप भी कीटहारी पौधे हैं दोस्तों। इनसे ही संबंधित कौन कौन से पौधे हैं, यूट्राकालिया, डोरा और वेनिस फ्लाईट्रैप कौन से पौधे होते हैं, कीटहारी पौधे। कीटहारी पौधे क्या होते हैं दोस्तों, यह पौधे सबसे लंबे घड़े जैसा दिखता है। यानी
यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं दोस्तों जो अपना भरण पोषण कीटों के माध्यम से करते हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं, उनका पोषण करके अपना विकास करते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? कीटहारी पौधा। उनमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? यूट्राकालिया, ड्रोरा, वेनस, फ्लाईट्रैप। आपके सामने सब कुछ लिखा रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से एनालिसिस करके पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, यानी कि पौधे के ऊपर किसका ढक्कन लगा होता है? पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जब भी कीट आता है तो उसके सामने मुंह खोल के उसको भक्षण कर लेता है, ठीक है। इसमें खुशबू निकलती है, खाने के बाद क्या निकलेगी? खुशबू निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। यानी कि दोस्तों जब भक्षण करता है तो यानी खुशबू निकलती है। खुशबू की महक सुनकर जो कीट होते हैं दोस्तों वो उसके पास आते हैं और उनका भक्षण कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? कीटहारी पौधा कहते हैं। नीपोथिस पौधे को कटपर्णी पौधा भी कहते हैं। नीपोथिस जो पौधा है दोस्तों भारत में पाया जाता है, मेघालय में, तो उसको कटपर्णी पौधा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आपका है क्रोटन पौधा। क्या दोस्तों? क्रोटन पौधा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो क्रोटन पौधा होता है दोस्तों जमीन के बारे में उसकी दशा को बताएं दोस्तों, यानी सिग्नल देते हैं। क्रोटन पौधे होते हैं दोस्तों, क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं होती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टियों का पता लग जाता है। यानी मिट्टी की पहचान करने के लिए दोस्तों क्रोटन पौधे का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें देख रहे होंगे ये क्रोटन पौधा है, ठीक है। तो क्रोटन पौधा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वेलेक्रो। वेलेक्रो क्या होता है दोस्तों? पिछली बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो वेलेक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने किया था। कब किया था? 1948 में। इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इंपोर्टेंट है। वेलेक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने किया था। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया था। यानी कि दोस्तों उन्होंने यह प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, उस पर बीज चिपका के प्रयोग किया था। यह उन्होंने बीज के हुक के आकार का किया था, ठीक है। किसने खोज की थी? जॉर्ज मेस्टल ने। आगे चलते हैं दोस्तों, जी हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। सब कुछ सारांश यहीं पर है। यानी कि दोस्तों हम पौधे की किस चीज का सेवन करते हैं यहाँ पर पता लग जाएगा। यानी ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसकी जड़ का हम सेवन करते हैं, ठीक है। तो वो है दोस्तों मूली, गाजर, चुकंदर, टोपियोका और शकरकंदी। यानी कि जिनकी जड़ का सेवन करते हैं उनको कौन कौन से हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, टोपियोका और शकरकंदी। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी जड़ का सेवन किया जाता है, किसकी का नहीं। तो आप इनको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तना, ऐसी कौन सी चीज है जो तना हम उसका खाते हैं? आलू, प्याज और अदरक का हमेशा हम तना खाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्ती, धनिया, पत्ता गोभी और अरबी और पालक और कड़ी पत्ता, इनकी तो पत्ती खाते हैं। और बीज किसका खाते हैं दोस्तों? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान, इनका बीज खाते हैं, ठीक है। फूल होता है दोस्तों सहजन का, केला का और कचनार का। और फली होती है दोस्तों मटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। सब्जियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। अधिकतर जो सब्जी होती हैं पौधों का फूल होती हैं। याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कथन निष्कर्ष में कि अधिकतर सब्जियां होती हैं वो फूल होती हैं, यस। कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। कुछ सब्जियां होती हैं ऐसी जो पौधे का फल होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में
मिलता है। यानी जो आयरन होता है किस किस में मिलता है, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है, तो हरी सब्जियां उसका राइट आंसर था। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपको सब चीज मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाता जाऊंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी जो सब्जियां हैं कौन लेकर आया था, कहां से आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। पहले पूछा था दोस्तों लाल मिर्ची कौन लेके आया था, तो इसका राइट आंसर हो गया था दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। तो बात कर लेते हैं कौन लाया। पुर्तगाली लोग मिर्ची और दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। यानी जो मिर्ची है वो मिर्ची जो हम खाते हैं दोस्तों डेली यूज में करते हैं, तो पुर्तगाली लोग मिर्ची लेके आए थे और लाए कहां से थे दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है सीटेट और यूपी टेट में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया था। भिंडी अफ्रीका, गोभी और मटर यूरोप से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पिछली बार मिर्च पूछा गया था तो अब की बार भिंडी भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भिंडी अफ्रीका से और गोभी और मटर यूरोप से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों आगे जी। चाय असम से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी दोस्तों, असम से लाई गई थी। और सोयाबीन चीन से लाई थी। यानी चाय तो असम से लेके आए थे और सोयाबीन चीन से लाई गई थी। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला ये सब भारतीय हैं। ठीक है, आपसे अगर कथन में पूछा जाए, आपसे मिलान किया जाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सभी से अलग कर देगा ये वाला क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, तो आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, पौधे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी खराब होने वाले कुछ दिनों तक रखे जाने वाले कौन कौन से फल और सब्जियां हैं, यानी जल्दी खराब होने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं, पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन। दोस्तों आप इससे ज्ञान अर्जित नहीं करोगे, आप अपने पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं कि जल्दी खराब होने वाली कौन कौन सी सब्जी हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इस चीज से। ठीक है, तो पालक जल्दी खराब हो जाता है, केला भी जल्दी खराब हो जाती है, फूलगोभी भी जल्दी खराब हो जाती है, टमाटर भी जल्दी खराब हो जाता है, खीरा भी जल्दी खराब हो जाता है, और की अपेक्षा में अंगूर भी जल्दी खराब हो जाता है और बैंगन भी जल्दी खराब हो जाता है। कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले, यानी कुछ दिन अगर उनको रख दिया जाए 2 से 4 दिन, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो है दोस्तों लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इन दोनों में कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्राइमरी लेवल के बच्चे की तरह सोच रख के अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे इंटरेस्ट बनाए रखिए जी। जलोदविद क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले होते हैं, यानी जल के अंदर पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जलोदविद, हाइड्रोफेस्टिक। ठीक है, ये पौधे पूरी तरह से इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट्स आदि जल में डूबे हुए होते हैं, यानी पानी के अंदर ही उगते हैं। उनको क्या कहते हैं, जलोदविद कहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश से ये पौधे कितने पतले और कोमल होते हैं, यानी जल में लगेंगे तो पतले और कोमल तो होंगे ही, सिंपल सी बात है। जलोदविद कौन से होते हैं, जल में उगने वाले। और दूसरे होते हैं दोस्तों समोदविद। कौन से, समोदविद। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। यहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क यानी ड्राई, ना ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। यही समोदविद पौधा होता है दोस्तों। ना तो उसके लिए ज्यादा नमी वाली जगह चाहिए, ना अधिक शुष्क चाहिए, यानी बीच वाला बिल्कुल सिंपल सा पौधा समोदविद। आपके पास लगने वाला भी पौधा कौन सा है, समोदविद है। ठीक है,
मरुदभिद, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे यानी मरुदभिद रेत में लगने वाले, ठीक है। तो मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? मरुस्थल एक ओक वृक्ष मरुस्थलीय वृक्ष है, ठीक है। तो मरुदभिद में कौन कौन से आते हैं? इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। यहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चारों ही दोस्तों जो टाइप है दोस्तों पौधों के पूछे जा सकती है। चौथा आता है दोस्तों लवोड़विद। लवोड़विद क्या होता है? जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड यानी लवण की मात्रा सर्वाधिक होगी उसे लवोड़विद कहें। यानी जलोदविद जल की मात्रा, समोदविद यानी ना शुष्क ना ज्यादा नमी वाला, ठीक है। मरुदविद रेत में लगने वाला, ठीक है। लवोड़विद लवण में पाए जाने वाला। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झूम खेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों झूमिंग खेती से, ठीक है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन के बाद जमीन में खाद का काम करती है। यानी कि दोस्तों करते क्या है झूमिंग खेती में, जैसे कि दोस्तों जंगल में एक जगह हमने खेती की, उसके बाद हम दूसरी जगह गए तो यहाँ पर हमने परती छोड़ दिया एक साल के लिए, तो वहाँ पर बांस और घास ऊपर आई, ठीक है। तो आप उन बांस और घास को नहीं काटोगे, उनको सीधा जला दोगे तो वहाँ से राख बन जाएगी, राख के बाद खाद बन जाएगा। तो इस खाद वाली जमीन पर 2 साल बाद आप आकर खेती करोगे तो सबसे अच्छी खेती होगी। तो इसे क्या कहते हैं? झूमिंग खेती कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों का नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान पड़ता है। फिर भी जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता और मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। यानी मिट्टी को जोता नहीं जाता, ठीक है। एक ही खेत में अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल एक ही खेती में सब कुछ कर देते हैं दोस्तों। खेत भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2 से 4 किलोमीटर के भी होते हैं, ठीक है। फसल के समय भी अनसाई घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे जमीन भी उपजाऊ बनती रहे। खाद बना देते हैं सब चीज का, ठीक है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, जिसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। यानी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीटेट में, स्थानांतरित जो खेती है किस इलाके में की जाती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। कौन से दोस्तों? असम, मेघालय, ये त्रिपुरा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। आपको झूमिंग खेती अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पौधे के बारे में। बीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? ठीक है, तो बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। यानी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक जो पदार्थ होता है उनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कीटों से रक्षा करता है? तो नीम की पत्तियां उसका राइट आंसर था। तो आपको समझना है कि बीजों की रक्षा के लिए क्या करते थे दोस्तों? प्राचीन काल में सूखी लौकी लेते थे, उसके अंदर मिट्टी का लेप करते थे और नीम की पत्तियां लगकर उस बीजों को रख देते थे, जिसके लिए वो सुरक्षित रखे रहे। ठीक है, आज तो कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं, वो बना देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में दोस्तों सबसे अच्छा था कि सूखी लौकी में मिट्टी लगाकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर रख देते थे, इससे कीड़े नहीं पड़ते थे। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। यानी कि दोस्तों जो पौधे थे, अभी भी दोस्तों आपने देखा होगा कि पौधे अपने बीजों को अपने खुद से दूर फेंक देते हैं और वो जो बीज होते हैं दोस्तों हमेशा आपके कपड़ों से चिपक कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप कभी भी देख लेना। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। यानी मैंने अभी बताया था कि सोयाबीन की फलियां जो होती हैं उसमें से ऑटोमेटिक बीज निकल जाते हैं, तो आपको बता ही दिया है। काली मिर्च, सौंफ और गेहूं आदि के बीज होते हैं। यानी काली मिर्च और सौंफ और गेहूं इन तीनों के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज में बीज नहीं पाया जाता, किस में पाया जा सकता है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा और टमाटर और चीकू सब में बीज पाया जाता है।
मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। यानी कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए बीज से अधिक तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। ठीक है, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं, आधे नहीं हो, तो इसका कारण होता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीच बीच में टूट गए थे, या बीज में कीड़े लग चुके थे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, बीन पार्टी के बाजे, यानी बीन पार्टी के बाजे दोस्तों, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी आपको याद रखना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ये जो है ना बीन, तुम्बा और खंजरी और ढोल किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था। जो तुम्बा होता है दोस्तों, वो किससे बना होता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर माना गया था सूखी लौकी। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बीन, तुम्बा और खंजी और ढोल किससे बने होते हैं? सूखी लौकी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं पौधे से संबंधित क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ, तो आपके पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपका सीटेट एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।